रिवीजन में स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। रिवीजन में जल्दी जल्दी करवा देता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 1 पढ़ा था। सेक्शन 1 क्या होता है? सेक्शन 1 अपने बारे में बताता है कि सेक्शन 1 होता क्या है। सेक्शन 1 ने अपने इनकम टैक्स के बारे में बताया था कि इनकम टैक्स तो क्या एक्ट क्या होता है। उसने बताया था कि मैं इनकम टैक्स एक्ट हूँ 1961 मेरे एक्ट का नाम है। मैं एप्लीकेबल हुआ 1962 से, और मैं हर जगह एप्लीकेबल होता हूँ JNK के इंक्लूड करके। इसके बाद फिर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 पढ़ा था हमने एसएससी की डेफिनेशन, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 2 बेसिकली डेफिनेशन के ऊपर है, जिसमें हमने 2 ही डेफिनेशन पढ़ी थी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। एसएससी की डेफिनेशन पढ़ी थी, एसएससी कौन होता है? जो टैक्स पे करता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 जिस जो पर्सन की डेफिनेशन होती है, पर्सन कौन होता है? जो टैक्स पे करता है, ठीक है ना। पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है? एन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फार्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फार्म की डेफिनेशन पढ़ ली थी, BOI पढ़ लिया था, कंपनी पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने सेक्शन 3 पढ़ा था। सेक्शन 3 क्या बोलता है? प्रीवियस ईयर असेसमेंट डे के बारे में बोलता है। प्रीवियस ईयर वो होता है जो जिस साल हमने इनकम कमाई है वो हमारी प्रीवियस ईयर होता है। असेसमेंट ईयर जिस साल हमने उसका टैक्स पे किया है, दैट इज दी असेसमेंट ईयर। इसका हमने एग्जांपल भी कर लिया था। उसके बाद कौन किस साल में, कभी कभी ऐसा होता है जब आपका प्रीवियस ईयर ही आपका असेसमेंट ईयर बन जाता है, ठीक है ना। मतलब जिस साल आपने कमाया उसी साल आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो कंडीशन ये होती है शिपिंग बिजनेस में, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो, बिजनेस कर रहे हो तो भाई टैक्स देके जाओ। पर्सन लिविंग इंडिया, अगर इंडिया से हमेशा जा रहे हो तो भैया टैक्स देके जाओ उसी साल जिस साल आपने कमाया। डिसकंटिन्यूस ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो साल के बीच में, तो उस साल का टैक्स उसी टाइम पे करके आप चाहिए। उसके बाद है AOP BOI, अगर आप एसोसिएशन ऑफ बिजनेस आपने खोल रखा है या बिजनेस ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल खोल रखा है, तो भैया उस टाइम पीरियड का आप टैक्स उसी पीरियड में पे करो, क्योंकि फिर बाद में पता नहीं। या आपने कोई एसेट प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने पूरा पार्ट पढ़ लिया था ये तो। इसके बाद हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था। सेक्शन 3 4 हमने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई आखिर जिस जो जो आपने इनकम कमाई है वो 5 हेडों में 5 हेड में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम PGPP, PG मतलब प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है ना। और लास्ट इनकम ऑफ अदर सोर्सेज, इसमें कर दोगे। फिर सेक्शन 5 हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने अच्छा डिटेल में पढ़ा था कि किस कंडीशन में आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये डेफिनेशन हमने यहाँ से पढ़ ली थी कि ये हम लोगों ने स्कोप ऑफ पढ़ा था कि अगर आप इनकम एक्रू इंडिया में कोई इनकम कमाते हो, एक्रू करते हो, अराइज करते हो या डीम एक्रू अराइज करते हो, तो ROR, RNOR चाहे NRO, तीनों केस में आप टैक्स इंडिया में ही दोगे। अगर आपने इंडिया में कोई इनकम रिसीव किया है, डीम रिसीव किया है, तो भी आप यही टैक्स यहीं पे दोगे। अगर आपने इनकम कोई इंडिया से बाहर कमाई एक्रू या अराइज की है, अगर वो बिजनेस इनकम है तो फिर, और लेकिन उसका और उस बिजनेस इनकम का सेटअप इंडिया में हो रखा है, तो ROR यहीं पे टैक्स देगा, RNOR यहीं पे टैक्स देगा, बाकी NR कोई टैक्स नहीं देगा। तो और इसके अलावा कोई भी कैसे सैलरी, इनकम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम हाउस प्रॉपर्टी, इन सभी केसेस के लिए अगर आपने कोई इनकम जनरेट करी है आउटसाइड द इंडिया, तो आप अगर आप ROR तो वो टैक्स दोगे, अदरवाइज आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं। हमने आपको बोला था कि सेक्शन 7 और सेक्शन 9 आपको बाद में पढ़ाएंगे, जिसमें ये पता चलेगा। सेक्शन 7 आपको बताएगा इनकम डीम टू बी रिसीव, और इनकम डीम टू एक्रू और राइज ये आपको बताएगा सेक्शन 9। तो हम लोग अभी ये पढ़ रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 6 पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस, कि किसी बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना हो तो कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग केस कर लिए थे कि अगर किसी इंडिविजुअल का पता करना है तो उसके लिए 180 बेसिक कंडीशन पूरी कर दे भाई। प्रीवियस ईयर में कोई बंदा 182 डेज के से ज्यादा रहा है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं कर सकता तो भाई ये करते हैं कि 60 डेज पूरा रहा हो, या और इसके साथ साथ पिछले 4 सालों में 365 डेज रहो, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। अगर उसने ये कंडीशन पूरी नहीं करी तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। अगर कोई रेजिडेंट बन गया तो या तो ROR होगा, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या तो RNOR होगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए, ROR बनने के लिए आपको एडिशनल कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी दोनों। पिछले 7 सालों में आप 730 डेज रहे हो, और उसके साथ साथ 10 सालों में आपने कोई भी 2 साल में आपने ये वाली कंडीशन पूरी करी हो, तब आप कोई इंडिविजुअल आप ROR कहलाओगे, अदरवाइज वो ROR बन जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने कुछ केसेस करे थे। इसके बाद हम लोगों ने HUF का देखा था। HUF के केस में भी ये था कि अगर वो HUF यहीं से कंट्रोल हो रहा है पूरा इंडिया से, या पार्टली कंट्रोल हो रहा है, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन उसका कर्ता अगर एडिशनल कंडीशन को पूरा कर देता है तो वो ROR है, अदरवाइज RNOR है। लेकिन अगर मान लीजिए HUF आपका पूरा बाहर से कंट्रोल हो रहा है तो वो NR है। उसके बाद है आपका यहाँ पर
कि फार्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल रेजिडेंशियल पर्सन, अगर ये आपका पूरी तरीके से या पार्टली अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। इसमें आरओआर या आरएनआर का केस नहीं होता, या तो कोई बंदा रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट, मतलब कोई बंदा की बात यहाँ पे बात करी जा रही है। फार्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, ठीक है, लोकल एक्ट और अथॉरिटी और आर्टिफिशियल रेजिडेंशियल पर्सन। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी के लिए बोला गया है कि वो कंपनी अगर रजिस्टर्ड है इंडियन एक्ट में तो रेजिडेंट है, या रजिस्टर्ड नहीं है तो पूरी तरीके से इंडिया से कंट्रोल करी जा रही हो। अगर वो पार्टली भी कंट्रोल करी जा रही है बाहर से या पूरी तरीके से बाहर से कंट्रोल करी जा रही है तो वो नॉन रेजिडेंट। ये हम लोगों ने सारे केस कर लिए थे। आज हमें जो करना है वो सेक्शन 7 पढ़ना है। देखो भाई, सेक्शन 7 क्या बोलता है? इनकम डीम टू बी रिसीव्ड, इसके बारे में बोलता है। इनकम डीम टू, देखो ये जो चैप्टर है ना, ये वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं पढ़ाऊंगा ना सैलरी इनकम, तो सैलरी इनकम में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जब मैं सैलरी इनकम बताऊंगा तो उसमें प्रोविडेंट फंड का पार्ट आएगा। तो वो प्रोविडेंट फंड के बारे में जब मैं बताने जा रहा हूँ तो मुझे मेरा एक काम खत्म होने वाला है, मतलब मैं उसमें प्रोविडेंट फंड नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो मैं पूरा पूरा आपको इसी सेक्शन में इसी बारे में समझा दूंगा। तो आपको जब इसमें समझ में आ जाएगा तो मुझे आगे बताने की कोई जरूरत महसूस ही नहीं होगी। देखो बेसिकली क्या होता है, सेक्शन 7 से पहले आप ये थोड़ा सा बात समझो कि सैलरी अगर किसी को सैलरी मिल रही है तो उसका पीएफ कटता है। पीएफ क्या होता है भाई, कोई मुझे बताए? प्रोविजनल फंड। क्या होता है ये तो पता है सबको? सर ये भविष्य के लिए जमा किया जाता है एम्प्लॉय के लिए जब वो रिटायर होगा। सर कौन करता आफ्टर है? रिटायरमेंट। कौन करता है? आफ्टर रिटायरमेंट ये एम्प्लॉयर करता है। कितना करता है? सर ये 12% उसका कंट्रीब्यूशन है, 12% एम्प्लॉयर का है, 12.35 कुछ है दोनों का। अच्छा सर 12% ही एम्प्लॉयर करता है, 12% ही एम्प्लॉय करता है। ओके। जी देखो बेसिकली होता क्या है, देखो किसी कंपनी में अगर आप मैं काम कर रहा हूँ, तो जब मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो वो उस कंपनी में होता क्या है कि अब मैं काम कर रहा हूँ, काम करते करते मैंने पूरी जिंदगी उस कंपनी को दे दी, तो कंपनी एट द एंड मुझे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट दे। और मेरी सेविंग कहाँ हुई? मेरी सेविंग तो मैं कर ही नहीं पाया पूरे साल, पूरे जिंदगी में मैं सेविंग नहीं कर पाया। अब मेरे बुढ़ापे के टाइम पे मुझे पैसे की जरूरत है, तो वो मैं बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर पड़ जाऊं, उससे पहले गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि तुम्हारे जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर वो 15 या 15 से ज्यादा लोग हैं, 20 या 20 से ज्यादा लोग, 20 या 20 से ज्यादा लोग हैं, उनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा, बेसिक ये 15,000 से ज्यादा कम है, तो उनका आपको पीएफ काटना जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये एक रूलिंग डाली गई एम्प्लॉयर के ऊपर कि उसकी कंपलसरी सेविंग करवाओ। ठीक है, तो इस केस में लेकिन अब ये पीएफ होते कितने तरीके के हैं? कितने तरीके के होते हैं? कितने तरीके के पीएफ होते हैं पता है किसी को? बताओ भाई, किसी को पता है? सर एक ईएसआई होता है इसमें। नहीं, ईएसआई तो बिल्कुल अलग होता है। पीएफ का कोई पार्ट ही नहीं होता, ईएसआई अलग होता है। पीएफ कितने तरीके के हो सकते हैं, नहीं पता? सर ईपीएफ होता है, ईपीएस होता है और वो एडमिन चार्जेस होते हैं। ये होता है। नहीं, ये तो डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। ये तो बेसिकली सही आप जो बता रहे हो वो अलग है। उसके अलावा किसी और को? आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है। क्या होता है ये? क्या होता है इनमें डिफरेंस? क्या होता है? गुड तुषार, ठीक है, तुषार ने बताया जैसे बिल्कुल सेमी गवर्नमेंट बॉडीज के लिए। देखो बेसिकली क्या है, पीएफ जो होता है 4 तरीके के होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये होते क्या है? देखो पीएफ ना, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, किस में काम कर रहे हो? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो आपका पीएफ कटता है ना, वो कौन से एक्ट के अनुसार? 1925 एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आपका पीएफ कटेगा। पीएफ एक्ट 1925 है जिसके अकॉर्डिंगली आपका पीएफ कटेगा, ठीक है ना। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जिनका पीएफ कटता है।
ये पीएफ क्यों कट रहा है? पीएफ देखो क्यों कटता है, पीएफ कटता है तभी कटेगा पीएफ जब कहीं पर भी आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है। मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूं तभी मेरा पीएफ कटेगा, अदरवाइज मेरा पीएफ नहीं कट सकता, ठीक है ना। पीएफ तब करता है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है। अगर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है तो आपका पीएफ नहीं कटेगा। तो अगर कोई गवर्नमेंट ऑपरेशन में आपका पीएफ कट रहा है तो वो आपका कहाँ पे, वो क्या होगा, ठीक है। दूसरा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है? वहां पे भी आपका, आप किस, आवाज म्यूट कर लो तुषार, ठीक है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है इंक्लूड एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय रिलेशन। यहाँ पे भी एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन होता है, जहां पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट के जो रूल होते हैं पीएफ के वो फॉलो किए जा रहे हैं। अगर वो फॉलो करते हुए अगर पीएफ कट रहा है तो फिर आपका रिकॉग्नाइज है। लेकिन अगर उसको, उस रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अनरिकॉग्नाइज। मतलब फिर भी आप पीएफ काट रहे हो, अपनी मर्जी से काट रहे हो, जो गवर्नमेंट ने कहा उसके गाइडेंस के अकॉर्डिंगली काट रहे हो। वो कौन सा एक्ट होता है मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है ना। अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहलाएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए अंकित सर है, अंकित सर का इंस्टीट्यूट है, अब वो तो कहीं पे एम्प्लॉय है नहीं तो उनका तो कोई पीएफ कटेगा नहीं ना, ये कटेगा, उनका तो कोई पीएफ कटेगा नहीं। तो अब उस केस में वो अपना पीएफ कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो उसके लिए होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वो चाहे तो एक पीएफ अकाउंट में अपना अकाउंट खोल सकते हैं जिसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन करें, उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की कोई रिलेशन नहीं होता। वो जैसे इसे बोलते हैं पीपीएफ अकाउंट। आपने सुना भी होगा कि मेरे पापा का पीपीएफ अकाउंट है, ठीक है ना। अपने आप खोलना पड़ता है आपको, और वो आप खोल करके उस पर पैसा डिस्ट्रीब्यूट, वो डिपॉजिट कर सकते हैं। हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं आप, ठीक है। इसमें आप समझने की कोशिश करते हैं पीएफ होता क्या है, पीएफ कैसे कंट्रीब्यूट होता है। अबाउट पीएफ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के जेब से कंट्रीब्यूट किया गया, तो एम्प्लॉयर भी 1000 रुपए ही जमा करेगा। कितना करेगा? उसके अकाउंट में 1000 रुपए वो भी जमा करेगा। समझ में आया? मतलब आवाज म्यूट कर लो कोई, ठीक है। 1000 रुपीज का अगर कंट्रीब्यूशन किसी एम्प्लॉयर ने किया है तो एम्प्लॉय ने किया अपनी सैलरी में से, तो उतना ही अपनी जेब से एम्प्लॉयर भी जानेगा 1000 रुपीज। उसके अलावा जब ये पीएफ डिपार्टमेंट में जब चले जाएगा तो गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट देगी, क्योंकि हमारा पैसा, जब ये पैसा हमें मिलता कब है, जब हमारा रिटायरमेंट होता है या हमें उसके बीच में कभी भी जरूरत पड़ी तो हम निकाल विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये मिलता कब है? रिटायरमेंट बेनिफिट है, रिटायरमेंट टाइम मिलता है। तो जब तक हमारा पैसा जुड़ता रहता है, तो जुड़ता रहेगा तो उसमें इंटरेस्ट भी तो मिलेगा हमारे को। तो वो इंटरेस्ट हमें जैसे मिला, मान लीजिए 1000 रुपीज के ऊपर 50 रुपीज इंटरेस्ट मिल गया, मेरे वाले पार्ट पे भी मिलेगा, और जो यहाँ पे एम्प्लॉयर ने जमा करा उसके पार्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हमारे एग्जांपल है जैसे। और फिर ये जब टोटल जुड़ता रहता है, फिर ये लमसम अमाउंट जो होगी वो हमारे को, एम्प्लॉय विल रिसीव दिस लमसम अमाउंट ऑन रिटायरमेंट टाइम। तो ये सारा का सारा पैसा जो होता है वो कब मिल जाएगा आपको? रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल, इसमें इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ चीजों के बारे में पीएफ से थोड़ा सा हट रहा हूं। मैंने आपको पहले बताया था, एक चीज बताई थी, डिडक्शंस, एग्जेम्पशन, रिबेट। ये क्या होता है जरा बताओ। एक मिनट में पूछता हूं, शीतल यस सर। बताओ जरा, एग्जेम्पशन, डिडक्शन और रिबेट क्या होता है? सर एग्जेम्पशन तो छूट होती है, जैसे कि मतलब इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर वाले को, कोई फार्मर्स वगैरह होगा उसको नहीं पे करना पड़ता है। ओके, गुड। तो वो एग्जेम्पशन है। डिडक्शन सर जो लेस होती है हमारे मतलब सैलरी में से। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? सर एग्जेम्पशन तो कम्प्लीटली मतलब पूरी की तरह से छूट होती है, डिडक्शन में नहीं होती है, उसमें डिडक्ट होता है कुछ अमाउंट। नहीं। वर्तिका? सर एग्जेम्पशन भी वही हो गई सर, छूट। जैसे अगर आपको पूरी तरह से किसी चीज पर छूट मिल जाती है, और डिडक्शन मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन के लिए आपको जब अमाउंट आपका डिडक्ट होता है आपकी तो ऐसा नहीं हो सकता सैलरी में कभी से। एग्जेम्पशन मुझे मिल जाए, जैसे 100 रुपए की चीज है उसमें मैंने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि यार 80 रुपए एग्जेम्प्ट है, ऐसा हो सकता है?
कि यार इस इनकम पे 50 रुपए पे टैक्स मत देना तुम, या 100 रुपए कमाए ना तुमने, 100 रुपए में से 60 रुपए पे टैक्स मत देना, चलो ये एग्जेम्पशन है, या वो डिडक्शन कहलाएगा? नहीं सर, एग्जेम्पशन ही हुई। अच्छा, मतलब कैसे पता चलेगा ये एग्जेम्पशन है, ये डिडक्शन है? रिबेट क्या हुई? अच्छा, रिबेट सर वो जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो इनकम है उसमें क्लेम कर, वो स्लैब रेट है, वो तो स्लैब रेट है, वो स्लैब रेट है सर। जो रिफंड होती है जो, नहीं बिल्कुल नहीं, रिबेट नहीं, वो नहीं, वो तो हमारी वो होती है ना, रिफंड होता है। रिबेट सर डिडक्शन को तो 87A में मिलता है। जो रिटर्न मिलता है रिटर्न नहीं सर डिडक्शंस जो जैसे रिटर्न्स फिल की जाती हैं उसमें जो, आप लोग सही बोल रहे हो, बस मुझे एक पॉइंट पे बस मैं जो चाह रहा हूँ, जो मैंने बताया भी था पहले लास्ट क्लास में, एक क्लास में बताया था मैंने आप लोग को। सर गवर्नमेंट क्या करती है ग्रोस कि सैलरी में से जो माइनस होती है वो डिडक्शन होती है, और जो माइनस नहीं होती जो वो एग्जम्पशन होती है, जिसको हम सर शो नहीं गवर्नमेंट करते। जैसे कि ओके, कुछ जगहों पे जो कि ATC काफी ATD जो डिडक्शंस होगी हमारी, एक एक करके। आप बोलो, जो कौन बोल रहे थे? सर गवर्नमेंट ना कुछ चीजों को प्रमोट करने के लिए एग्जाम्पशन देती है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गई, तो बिल्कुल वहां पर उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है। जबकि डिडक्शन क्या होता है कि जो ग्रॉस टोटल इनकम आती है उस हाँ। पर जो लेस होता है गुड, उसको डिडक्शन बोलते हैं। बहुत बढ़िया। क्या, कौन बोल रहा है? हेलो सर, मैं नेहा। कौन बोल रहे थे? सौरभ। सौरभ ने जो बोला एकदम ठीक बोला है, ठीक है ना, एकदम करेक्ट। जी आप बोल रहे, जो कौन बोल रहे थे, बोलिए। सर डिडक्शन वो होती है जो एक लिमिट के ऊपर अगर जाती है इनकम तो, और एग्जाम्पशन होती है जो पूरी छूट होती है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता इनकम पे। ओके, देखो बेसिकली मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा एग्जेम्पशन और डिडक्शन का फर्क। और ये हम ना पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसका पूरा एक चैप्टर है। सेक्शन 10 जो है वो हमारा एग्जेम्पशन के ऊपर है। ये सेक्शन 10 क्या बताता है? इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम, दैट इज एग्जेम्प्ट इनकम। मतलब वो इनकम जो आपकी इनकम का, टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं होती है, दैट इज योर एग्जेम्प्टेड इनकम। डिडक्शन होती है जो आपकी टोटल इनकम का पहले पार्ट बनती है, उसमें से कुछ छूट मिलती है। रिबेट होती है जो आपके टैक्स में से छूट मिलती है, टैक्स में से छूट मिलती है। जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर मैं सेक्शन 10 की बात करूं, सेक्शन 10 में क्या होगा कैलकुलेशन? जैसे सैलरी है, मेरे को सैलरी मिली 50,000 रुपए एक जगह से मुझे एग्जेम्प्टेड इनकम मिली, मुझे 10,000 रुपए जुड़ गए, फिर 60,000 रुपए मेरे को ये टोटल वैल्यू होगी। फिर ये वाली इनकम तो एग्जेम्प्टेड है, तो इसे मैंने माइनस कर दिया 10,000 रुपए, फिर ये मेरी टोटल इनकम क्या होगी? 50,000। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं ये बोलूंगा गवर्नमेंट को, सर एक चीज बताओ, जब आपने मुझे बोल ही दिया था कि गवर्नमेंट मुझे बोलेगी, अगर मैं गवर्नमेंट को ये कैलकुलेशन दिखाऊंगा तो गवर्नमेंट कहेगी यार मैंने तो तुम्हें ये माफी कर दी थी ना, ये तुम्हें मैंने एग्जेम्प्ट कर दी ना, तो तुम इसे ऐड ही क्यों कर रहे हो? इसे ऐड ही मत करो। तो यहाँ पे मैंने लिखा सो नॉट रिक्वायर्ड टू ऐड एग्जेम्प्टेड इनकम। आपको इस इनकम को अपनी टोटल इनकम के अंदर ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसे ऐड मत करो। डायरेक्टली आप बताओ 50,000 रुपए की इनकम है, आप मुझे ये बताओ मत कि आपने कोई इनकम कमाई है एग्जेम्प्टेड में। समझ में आया? डिडक्शन मींस जैसे 50,000 की इनकम है, एक इनकम आपने कमाई जो जिसपे आपको डिडक्शन मिलेगी, तो आपको पहले उसे जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपको ये इनकम मिल गई तो आपको उसे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके जो वैल्यू आ जाएगी, इस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट ने बोला 8,000 रुपए की डिडक्शन है, तो अब उसे माइनस करने के लिए, तो मतलब पहले वो ऐड हुई, टोटल इनकम का पार्ट बनी, उसके बाद उसमें से माइनस करी गई, तब आपकी टोटल इनकम क्या हुई है? सो आफ्टर टोटल इनकम डिडक्ट अमाउंट, आफ्टर टोटल इनकम डिडक्ट अमाउंट अप टू डिडक्शन लिमिट, मतलब एक डिडक्शन लिमिट तक आउट डिडक्ट कर देंगे। रिबेट क्या होती है? रिबेट का सेक्शन होता है 80, 89। मतलब बेसिकली अगर आप, मैं पढ़ाने के लिए जब जाऊंगा आप लोगों को, तो ये पढ़ाया जाएगा सेक्शन 10 में, आपको एग्जेम्पशन के बारे में बताया जाएगा कि ये वाली इनकम एग्जेम्प्टेड है भाई, अपनी इनकम में कभी मत जोड़ना किसी की, ठीक है ना। ये इनकम 80 से लेकर 80 सी से 80 यू तक सारी की सारी डिडक्शंस है, तो वो आपको पढ़ाया जाएगा। 88 और 89 जो है वो आपकी रिबेट के लिए। ये क्या होता है? जैसे 50,000 की आपकी इनकम है, 10,000 आपने इनकम कमाई, 60,000 की आपकी वो आ गई, डिडक्शन आपने ले लिया 8,000 रुपए की, तो टोटल इनकम आपकी डिडक्शन, टोटल इनकम क्या हुई टैक्सेबल? 52,000। 52,000 के ऊपर आपने टैक्स वैल्यू निकाली तो आई 3,000 रुपए। कितना आया टैक्स वैल्यू? 3,000। 3,000 रुपए पे गवर्नमेंट ने कहा 100 रुपए, 1,000 रुपए माइनस, माफ कर लो, 1,000 रुपए आपको माफ करते हैं जो आपके टैक्स के ऊपर माइनस कर रहे हैं। किसी की आवाज, इसमें आवाज आ रही है थोड़ी सी एक्स्ट्रा, म्यूट कर लेंगे प्लीज। हाँ, 3,000 रुपए जो ये जैसे आ रहे हैं ना, ये 3,000 रुपए टैक्स की अमाउंट है। इसमें से गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो 3,000 रुपए के अमाउंट है ना, उसमें से 1,000 रुपए का रिबेट ले लो, 1,000 रुपए माफ कर दिया आपको,
तो दैट इज रिबेट। रिबेट मतलब जो टैक्स में से छूट मिल रही है आपको, ठीक है ना। डिडक्शन जो आपकी इनकम में से छूट मिल रही है, मतलब डिडक्ट हो रही है। एग्जेम्पशन मतलब जो आपके एग्जेम्प्ट है, जो आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं बनती, दैट इज द एग्जेम्पशन। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आया? हेलो, यस सर। अब मुझे आपको बताना Yes, है, sir. अब मुझे एक चीज बतानी है आपको। देखो पीएफ जो होगा, जब आपका रिटायरमेंट होगा तो आपको पीएफ में कुछ कुछ पार्ट मिलेगा। मैंने आपको अभी पढ़ाया था, ये चीज पढ़ाई थी ना यहाँ पर, कि जब आप रिटायरमेंट आपका होगा तो आपको 1000 रुपए जो आपके जुड़ रहे थे हर महीने, आपका पार्ट वो भी मिलेगा। आपको जो एम्प्लॉयर है वो भी मिलेगा। आपका जो 50 रुपए का जो पार्ट है वो भी मिलेगा। और जो इनकम टैक्स जो आप हर वो जो इंटरेस्ट आपको जो आपका एम्प्लॉयर जमा कर रहा है उस पर मिल रहा है वो भी मिलेगा। ये हर साल की कहानी है। तो हर साल जब आप इनकम टैक्स इंक्लूड करोगे तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा ना कि भाई इसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, और जब लमसम मिलेगा अमाउंट क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक चार्ट बनाया, मैंने, ये सबको नजर आ रहा है? स्टैट्यूटरी पीएफ, रिकॉग्नाइज्ड पीएफ, ठीक है ना, अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के केस में क्या होगा, चारों केस में क्या होगा। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कोई रूल फॉलो कर रहा है। देखो ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की मैंने डेफिनेशन यहां लिख रखी है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉलोड बाय द एम्प्लॉयर व्हिच आर मेंशन इन पीएफ एक्ट 1952। मतलब जो एक्ट 1952 में मेंशन कर रखे हैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर आप वो फॉलो कर रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो फॉलो कर रही है और फिर पीएफ काटती है, तो आपकी कंपनी में जो पीएफ कट रहा है वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। तो आपके लिए ये वाला केस होगा, ये वाले उस बंदे जो पीएफ जिसका कट रहा है उसके लिए ये रूल्स होंगे। इफ द सेम रूल्स आर नॉट फॉलोड, अगर रूल्स फॉलोड नहीं करे जा रहे और डेविएटेड एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ सीआईटी हैज बीन ऑब्टेन, मतलब अगर आपने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मतलब जो आपका कमिश्नरेट है उस जगह का, अगर आपने उससे परमिशन ले ली है, उससे बोला है कि सर मैं रूल्स को फॉलो नहीं कर सकता, और उसने इस चीज का अप्रूवल दे दिया है, तब भी आप रिकॉग्नाइज कहला दोगे अगर आपने अप्रूवल ले लिया। लेकिन अगर आपने ना अप्रूवल लिया और ना आपने उसका रूल्स फॉलो कर रहे हो तो और फिर आप पीएफ काट रहे हो, तो आपका पीएफ जो कट रहा है वो आप ये कहोगे कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, ठीक है ना। और ये तो हमें पता ही है ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जब हम अपने आप पीएफ कटवाते हैं। अब बात करते हैं कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन पीएफ। जो एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है, क्या देखो ये क्या बेसिकली है, जब आपको इनकम मिलती है तो आपको इनकम कैसे मिलती है, जैसे आपकी इनकम है 10,000 रुपए पूरे साल पूरे महीने की, 10,000 रुपए, उसमें से 1,000 रुपए आपका पीएफ कट गया, ठीक है ना। तो अब टैक्स, क्योंकि आपकी टोटल इनकम जब गवर्नमेंट आपकी टैक्स लगाएगा तो ऐसे तो लगाएगा कि 10,000 के बेसिस पे या 20,000 रुपए आपकी इनकम है तो 20,000 रुपए पे टैक्स लगाएगा हर महीने, तो 2,40,000 रुपए पूरे साल के हो गए। आप मान लीजिए 2,000 रुपए महीना उसमें डिडक्ट करते हो तो 2,400 रुपए उसमें आपके, क्या उसे हम जब टोटल इनकम की माइनस बात करी जाएगी तो उसकी डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ, उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। अंडर सेक्शन 80 के तहत कहा गया है कि जब भी आप किसी एम्प्लॉय की इनकम के ऊपर इनकम टैक्स निकालोगे तो जितना भी उसका पीएफ कटा हुआ है, उसका जो कंट्रीब्यूशन गया हुआ है, जो उसकी टोटल इनकम है उसमें से उसे माइनस कर लो। पहले तो उसने ऊपर ऐड करा, वो उसकी इनकम में ऐड था, अब उसे माइनस कर लो क्योंकि उसके ऊपर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये अच्छे काम के लिए। भाई एक चीज बताओ, गवर्नमेंट कह रही है अपनी सेविंग करो सेविंग करो सेविंग करो, और सेविंग करने के बाद वो कह रही है जब बात आई कि उसने सेव कर लिया तो उसके बाद उसने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। गलत है कि नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आपकी 20,000 रुपए की सैलरी है, 20,000 रुपए की सैलरी है, 20,000 में से 2,000 रुपए तो आपने किसको दे दिए? पीएफ डिपार्टमेंट को। अब आपकी टैक्स जो इनकम टैक्स लगना चाहिए वो 18,000 रुपए पे लगना चाहिए ना, लेकिन गवर्नमेंट कह रही ना तो हम तो 20,000 रुपए लगाएंगे, तो गवर्नमेंट को तो भाई आपको तो 2,000 के ऊपर बर्डन पड़ गया, आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वहां से? इतना तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा वहां पे पीएफ उस पैसे को रखने का जितना आपने उसका टैक्स दे दिया होगा, तो गवर्नमेंट उसकी डिडक्शन दे देती है अंडर सेक्शन 80 में। कौन सी सेक्शन होते हैं, किस लाइन में आएंगे वो हमें बाद में करेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी पीएफ आपका एम्प्लॉय का कटता है, जो भी कंट्रीब्यूट करता है अपनी जेब से, तो वो उसका डिडक्शन ले सकता है अगर स्टैच्यूटरी की बात है। और अगर रिकॉग्नाइज, अभी हम स्टैच्यूटरी की बात करते हैं बस। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन पीएफ, अगर वो एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो उसके लिए जो भी एम्प्लॉयर है, क्योंकि देखो मान लीजिए मेरी सैलरी है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए प्लस 2,000 रुपए मेरा एम्प्लॉयर मेरे पीएफ में जोड़ कर, जैसे 2,000 रुपए मेरे सैलरी में से काटे और 2,000 रुपए अपनी जेब से जमा कर देता है कि नहीं करता है? तो क्या वो जो 2,000 रुपए उसने मेरी जेब में जमा करे, मेरे को तो भाई ऑलरेडी मिले ना 22,000 रुपए मिले। भाई मैं तो बोलूंगा 22,000 रुपए मिले 20,000 रुपए तो ये मिले, 2,000 रुपए वो और कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरे लिए, वो जो मुझे पैसे मिलेगा, क्या वो 2,000 रुपए भी मैं मेरी इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा? तो कहा गया वो एग्जेम्प्टेड है, उसको अपनी इनकम का पार्ट ही मत बनाना। जब वो आपकी इनकम में ऐड ही नहीं हुआ तो उसे डिडक्ट करने के लिए क्या राइट देना, उसे ऐड ही मत करना अपनी इनकम में जब टैक्स निकालने की बात है। इसके बाद बोला गया इनका इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन,
जो आपकी एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन है, हेलो, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, जब उसका डिडक्शन इसके ऊपर डिडक्शन दे दिया तो उसके इंटरेस्ट पे क्या देंगे हम, तो उसको अपनी इनकम में ऐड मत करना, क्योंकि देखो ना तो आपकी इनकम में ऐड तो हुआ ही नहीं है, तो उसे अपनी इनकम का ऐड पार्ट बनाना भी मत। तो उन्हें बोला गया कि उसे भी एग्जेम्प्टेड कर लो। जो भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा था ये वाला अमाउंट, ये तो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड कर दिया, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा तो वो क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा ना, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा, उसको भी अपनी इनकम में ऐड मत करना, और वो भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा। लमसम, जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, जब आपको पैसा मिलेगा लमसम, अब सब जगह माफ कर दिया, यहाँ पे टैक्स दे देगा तो क्या फायदा, क्या फायदा, एक बार में आपने सबको ले लिया, तो फिर वो भी आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर आप स्टैट्यूटरी हो तो इसका मतलब है आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है पीएफ में। रिकॉग्नाइज, हेलो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में बोला गया, अगर आपने एम्प्लॉइज, जो भी एम्प्लॉइज है उसने कंट्रीब्यूट जो कराया अपने पीएफ में, उसके ऊपर जो डिडक्शन मिलेगा उसकी वैल्यू पे पूरा 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए मैं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं और उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मेरा पीएफ डिडक्ट हो रहा है, तो जो भी मेरा पीएफ डिडक्ट हो रहा है तो मैं उसे जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा तो उसमें से उसे माइनस कर सकता हूँ। जैसे मेरी मान लीजिए सैलरी 50,000 रुपये महीना है, तो मैं अगर मेरा पीएफ हर महीने मेरी जेब से 5,000 रुपये कटता है, तो मैं 45,000 रुपये महीना के अकॉर्डिंगली सैलरी कैलकुलेट करूंगा पूरे साल की और उसके ऊपर टैक्स दूंगा। समझा? नेक्स्ट है आपका जो एम्प्लॉयर अपनी जेब से जमा कर रहा है। अब देखो एम्प्लॉयर कभी कभी बहुत सारे खुश हो जाते हैं, वो ना कभी कभी एक्सेस अमाउंट ऑफ पीएफ जमा कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा देखो अगर आप रिकॉग्नाइज हो तो भाई सिंपल सी बात है, आप रिकॉग्नाइज हो तो हम एक हद तक आपको माफ कर सकते हैं। अगर आप किसी बंदे की सैलरी का 12% मतलब बेसिक प्लस जीए की सैलरी का 12% तक अगर जमा कर रहे हो पीएफ खाते में, तो वो एम्प्लॉय की हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, एम्प्लॉय को उसके ऊपर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 12% से जितना भी ऊपर दोगे तो उतने से ऊपर वाली जो अमाउंट होगी उसको आप वो एम्प्लॉय को अपनी इनकम में ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी का 12% होता है 5,000 रुपए, तो एम्प्लॉयर अपनी जेब से 5,000 रुपए जमा कर रहा है, मेरा पीएफ और अपना मिला करके 5,000 रुपए जमा कर रहा है, तब तो कोई बात नहीं, इस 10,000 रुपए को मेरी इनकम में ऐड करने की जरूरत नहीं है और टैक्स देने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने मेरी जेब से तो जमा हो रहा है 5,000 रुपए और एम्प्लॉयर जमा करता है 7,000 रुपए, तो 2,000 रुपए उसने एक्स्ट्रा जमा कर दिए, मेरे सैलरी का जो 12% होता है 5,000 रुपए, लेकिन उससे 7,000 रुपए जमा करा, तो 2,000 रुपए मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। नेक्स्ट है आपका जो एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो क्या है। अगर मान लीजिए उसे कंट्रीब्यूशन जो इंटरेस्ट मिल रहा है अगर वो 9.5% तक मिल रहा है तो ठीक है, उसके ऊपर मिलेगा तो टैक्सेबल होगा। इसके बाद है अगर एम्प्लॉयर से जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर बात करी जाए तो अगर इंटरेस्ट रेट 9.5% तक मिल रहा है तो ठीक है, 9.5% से ज्यादा मिलेगा तो टैक्सेबल होगा। जब सब कुछ माफ कर दिया यहाँ पर, अगर हदों में सारी सब चीजें देखो, अगर इससे एक्सेस में चले गए तो टैक्सेबल हो गया, इससे एक्सेस में चले गए तो टैक्सेबल हो गया, इससे एक्सेस में चले गए तो टैक्सेबल हो गया। तो यहाँ पर सब जगह अगर सब कुछ हद में हो रहा है काम, तो जो भी लमसम में अमाउंट मिल रहा है उसको तो टैक्स फ्री हो, उस पर कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होगा कि अगर एम्प्लॉय का डिडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉय अपनी जेब से कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो भैया तुम गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से तो चल नहीं रहे हो, तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, आपको अपनी सैलरी में से डिडक्ट करने का राइट्स नहीं है, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, समझ में आया सबको? है जी? यस सर। समझ में आ रहा है ना? सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट आता है कि एम्प्लॉयर का जो पार्ट आएगा उसमें क्या टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। एक मिनट, ठीक है, तो एम्प्लॉयर की बात करी जाए तो एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन तो एग्जेम्प्टेड कर दिया कि जो एम्प्लॉयर जोड़ रहा है तो उसे उसकी सैलरी में जोड़ना है मत। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या कहा, देखो इसके ऊपर तो फिर भी 12%, अब वो चाहे कितना ही जमा कर रहा हो एम्प्लॉयर, उस पर पूरा माफ कर दिया जो अगेंस्ट रूल चल रहा है। गवर्नमेंट ने ना हल्के हल्के छोड़ा और फिर एक जगह पे लपेट लेगी, देखो क्या कह रही है। सेकंड वाले में माफ कर दिया, थर्ड वाले में बोला गया टैक्सेबल, बोला गया कि अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय का जो ये कंट्रीब्यूशन है इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, अगर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, अदरवाइज वो टैक्स नहीं लगेगा। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एम्प्लॉय ने कमाई है तो उस इनकम के ऊपर तो टैक्स लग जाएगा, उस इंटरेस्ट के ऊपर तो लग जाएगा, लेकिन उसके अलावा कोई और टैक्स जैसे सैलरी, पीजीपीपी या फिर हाउस प्रॉपर्टी वगैरह, ये सैलरी की बात है, सैलरी इनकम आई है तो सैलरी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
बात आती है एम्प्लॉयर का, जब एम्प्लॉयर का पार्ट ही हमने एग्जेम्प्टेड कर दिया तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स क्या लगेंगे। अब क्या हुआ, उन्होंने ना मीठी छुरी लगाई मारी कि भाई क्या सब जगह तो माफ कर दिया, एक जगह पे उन्होंने पकड़ लिया लास्ट में, जो लमसम अमाउंट आएगी उसमें बोला गया एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, मतलब जिसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी लग चुका था। देखो इस वाली अमाउंट पे तो टैक्स लग चुका है, जो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन है वो तो इसी महीने हर महीने लगता जा रहा था टैक्स, तो उन्होंने कहा कि भैया इस पे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो डिडक्शन दिया नहीं था, तो उन्होंने कहा उसको तो एग्जेम्प्टेड कर दिया जिसपे टैक्स लग गया, क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं हो सकता ना, एक अमाउंट पे जब टैक्स लग चुका है तो फिर से क्यों लगेगा। तो जब ये वाली जो अमाउंट है, ये वाली अमाउंट पे तो हर साल टैक्स लग चुका है, जब लास्ट में साल के एंड में मिलेगा तो जितना भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हुआ है, जैसे मान लीजिए उस बंदे को मिला 1 लाख रुपए और एम्प्लॉय का उसमें कंट्रीब्यूशन था 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए पहले तो माफ कर लो, उसमें से हटा लो, तो 60,000 रुपए बचे, तो 60,000 रुपए प्लस इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट वाली अमाउंट थी इस पे भी टैक्स लग चुका है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे, तो उसको भी हटा लो, मान लीजिए 20,000 रुपए, तो उसे भी हटा लो, तो अब बचा कितना, 40 में से 60,000 बच गए, 1 लाख में से 60,000 हट गए तो 40,000 बचे। अब 40,000 जो बचे हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा। उसके बाद उन्होंने बोला टैक्सेबल अमाउंट कौन सी होगी, एम्प्लॉयर्स सॉरी ये एम्प्लॉयर्स है, ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, इस पे क्योंकि उस पे ऑलरेडी पहले लगा हुआ नहीं था टैक्स, तो अब इस पे टैक्स लगेगा। देखो यहाँ पे लगता तो कम लगता, क्योंकि यहाँ पे तो 1 साल की इनकम थी, यहाँ पे मान लीजिए 10 साल की इनकम है, तो उसके ऊपर जो लमसम अमाउंट मिली है तो उस पर टैक्स रेट भी ज्यादा आएगा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ना यहाँ पे मार दी उसे कि इधर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन पे और इंटरेस्ट रेट पे उसके, इस पे टैक्स आपको, जो आपका लमसम अमाउंट होगी उस पर टैक्स लग जाएगा। लास्ट बचा आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपका ये बोलता है कि देखो पीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर तो है नहीं, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होगा ना तो वो मिलेगा, तो ना तो वो तो नॉट एप्लीकेबल, उसमें होगा ही नहीं, और जो उसका इंटरेस्ट रेट होगा वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप अपनी जेब से जमा कर रहे हो पीएफ में, तो जो भी एम्प्लॉय अपनी जेब से जमा कर रहा है उसका डिडक्शन मिल जाएगा 80 में, ठीक है, उसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो एग्जेम्प्टेड है, और जो लमसम अमाउंट मिलेगी वो भी एग्जेम्प्टेड है, तो इसका मतलब पीएफ के ऊपर कोई टैक्स लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपकी सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये आपका रूल था जिसमें आपको पीएफ के बारे में पूरा चैप्टर खत्म हो गया, जिसमें पता चल गया कि पीएफ के ऊपर कब किस केस में टैक्स लगेगा, कौन सी अमाउंट पे टैक्स लगेगा, कौन सी अमाउंट पे टैक्स लगेगा नहीं। समझ में आ गया? यस सर। यस। ठीक है, अब ये जो सेक्शन 7 था वो क्या बोल रहा था, सेक्शन 7 समझने के लिए हमें पीएफ पढ़ना जरूरी था, तो वो यही बोलता है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया, मतलब कहा कह रहा है कंट्रीब्यूशन in excess of 12% of the salary to recognized provident fund or interest credit in excess of 9.5 per annum annual accretions to the credit of RPF। तो उन्होंने वही बोला कि भैया जो इससे ऊपर जो टैक्स हो रहा है, जिससे जो इससे ऊपर आ रहा है वो इनकम हम डीम्ड मान लेंगे कि वो आपकी इनकम है। 12% से जो ऊपर मिल रहा है या 9.5% से जो ऊपर मिल रहा है वो हम मान लेंगे कि वो आपकी इनकम है, डीम्ड इनकम मान ली जाएगी कि आपने वो रिसीव कर लिया और उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे, ये बोला जा रहा है। फिर बोला जाएगा कि कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर्स इन द प्रीवियस ईयर अंडर अ पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम के अगेंस्ट आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन हुआ है, कुछ भी पैसा आपको मिला है एज ए एम्प्लॉय, आपको कुछ मिला है, जो भी 80 सीसीडी, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब सेक्शन 80 पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पढ़ाऊंगा कि 80 सीसीडी क्या होता है, अभी मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तो आपको कोई भी पेंशन मिली है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट, ये बड़ा इजी है, ये बड़ा अच्छा है। क्या है इस वाले पार्ट में बोला गया, जैसे मान लीजिए देखो यहाँ पे सब कुछ एग्जेम्प्टेड है, यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या करा, देखो इस वाले पार्ट में कुछ होशियार होते हैं। मान लीजिए मेरी 20 साल की सर्विस है, मैंने ना 19 साल तक तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में रहा मैं, अनरिकॉग्नाइज्ड में, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एग्जेम्प्टेड मिल गई, एग्जेम्पशन मिल गई पूरा, यहाँ पे भी एग्जेम्पशन मिल गया पूरा, तो ये एग्जेम्पशन मिल रहा था, टैक्स कहाँ लगेगा, इस पॉइंट पे, लमसम अमाउंट पे। तो 20 साल पे जब 20 साल आया तो जब लमसम अमाउंट आने वाली बात हुई तो मेरा जो पीएफ है वो यहाँ से कन्वर्ट होकर के रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए एम्प्लॉयर ने ऐसा करा कि पहले तो रूल फॉलो नहीं कर रहा था, उस साल के बाद वो रूल फॉलो करने पड़ा था, तो मेरा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कन्वर्ट हो गया, तो अब वो यहाँ पे एग्जेम्पशन ले लेगा उसकी लमसम की,